अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपने दो टॉपिक कवर करेंगे, एक फ़ोर्स और मोमेंटम। तो फ़ोर्स और मोमेंटम पे जो है वो आज हमारे दो टॉपिक्स होंगे। तो आज इन दोनों चीज़ों को आज ही की वीडियो में समझेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, मोमेंटम और फ़ोर्स और मोमेंटम, तो ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फ़िज़िक्स में, और इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, डायनेमिक्स। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनके न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स, तमाम चीज़ें कल ली थी इससे पहले की वीडियोस में। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहें, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं आपको क्राइटेरिया बता दूंगा। तो फोर्स और मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के, यानी क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स जो है वो तमाम यूनिट और तमाम एक्सरसाइज के होंगे। तो चले आज सबसे पहले जो है वो डायनेमिक्स पे बात करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो डायनेमिक्स है ये जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है। यानी आपको पता है कि फ़िज़िक्स की ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स की दो और ब्रांचेस होती हैं जिसमें होती है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स को हमने इससे पहले स्टडी कर लिया, अब डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। तो डायनेमिक्स में क्या करते हैं, डायनेमिक्स में जो है हम फोर्स को स्टडी करते हैं। यानी फोर्स की वजह से जो मोशन पैदा होता है उस मोशन को स्टडी नहीं करते, सिर्फ फोर्स को स्टडी करते हैं। और काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम जो है वो मोशन को स्टडी करते थे। तो यहाँ पर हम डायनेमिक्स में क्या करेंगे कि जो फोर्स जो है मोशन करा रही होती है उस फोर्स को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये बात आती है कि फ़ोर्स होती क्या है। देखिए, आपको पता है कि जब आप किसी क्रिकेट बॉल, यानी ये आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, अगर आपने इसको आगे की तरफ मूव कराना है तो आपने क्या चाहिए होगा, आपको फोर्स चाहिए होगी। फोर्स के बगैर ये बॉल जो है वो मूव नहीं कर सकती। और इसी तरीके से गाड़ी हो गई, और दूसरी ट्रेन हो गई, और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो अगर आपको किसी जो है वो बॉल को मूव कराना है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फोर्स इज़ द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को या तो मूव कराएगी, आपको एक तरफ पे जो है वो पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। फोर्स जो है वो एक एजेंट है, यानी एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी रुकी हुई चीज़ को मोशन कराएगी। क्या कराएगी? मोशन। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रुकी हुई चीज़ को मोशन कराएगी। अच्छा, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये आपके पास गाड़ी हो गई। अच्छा, ये गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब आप इसकी वेलोसिटी में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे? आपको इसमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी आप जो है वो एक्सेलरेटर पे पाँव रखेंगे तो इंजन क्या करेगा? फोर्स देगा। तो ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u और v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है गाड़ी, अब इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, और अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बजाय वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगी। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि रुकी हुई चीज़ को मोशन करवा देती है, या अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म नहीं रहने देती, उसमें चेंज ले आती है। तो सबसे बड़ी बात कि फ़ोर्स का फार्मूला क्या है। देखें, फ़ोर्स का फार्मूला होता है F = ma। ठीक है, m जो है वो आपके पास होता है मास आपको पता है ना, वज़न, कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और a होता है आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को पीछे जो है हम स्टडी कर चुके हैं, एक्सेलरेशन को हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, और यहाँ पर हम किसे स्टडी करेंगे? सिर्फ फोर्स को। ठीक है, चलें, तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अच्छा, मास जो है वो कांस्टेंट है। तो ये जो है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अभी नहीं पढ़ाया जा रहा, आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आगे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे तो उसमें भी ये फार्मूला इस्तेमाल होना है। फोर्स का फार्मूला बहुत ईजी है, F = m है। तो अब इसका SI यूनिट पर बात कर लेते हैं कि इसका SI यूनिट क्या है। तो इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन जो है साइंटिस्ट के नाम पर है। न्यूटन जो है वो हमारे पास यूनिट होता है फोर्स का। इसे जो है वो हम इसका सिर्फ सिंबल शो करेंगे, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, NEWTON नहीं, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ N सिंबल शो करेंगे फोर्स का यूनिट। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल करता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास जो है वो फोर्स है,
लेकिन पता नहीं है कितनी है, तो आप उस फोर्स को किस चीज़ से मेजर करेंगे। यानी अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप जो है वो स्केल से मेजर कर सकते हैं, या जो है आप वर्नियर क्लिपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए। लेकिन फोर्स को मेजर करने के लिए, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी चीज़ यानी कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करेंगे जिससे फोर्स का आपको पता चल जाए, तो उस इंस्ट्रूमेंट का आपने नाम बताना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस चीज़ की मदद से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, आपके पास ये सवाल आ सकता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो फोर्स को जिस चीज़ की मदद से, बैलेंस से मुराद किस चीज़ से पता कर सकते हैं, तो फोर्स को आप किस चीज़ से पता कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से पता कर सकते हैं, स्प्रिंग, PRING, स्प्रिंग बैलेंस। तो ये एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जो है वो फोर्स को मेजर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं फोर्स है तो कितनी है। ठीक है, अगर आपको बॉल को मूव कराने के लिए 5 न्यूटन की फोर्स चाहिए और आपको वो पता कैसे चला कि 5 न्यूटन की चाहिए थी, वो जो है आपको स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए से पता चला। देखें, एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास एक गाड़ी है जो कि आप फिगर 3.1 में ईजिली देख सकते हैं, चाहे तो अपनी बुक में से देख लें या फिर यहाँ जो आपको पेज नज़र आ रहा है इसमें से देख लीजिए। तो आपके पास क्या है, आपके पास जो है एक गाड़ी है जो कि रुकी हुई है। ठीक है, अगर अक्सर है आप लोगों के पास अगर गाड़ी है या आपके किसी रिश्तेदार के पास गाड़ी है तो वो अगर ख़राब हो जाए तो रुक जाती है। तो उसको आप जब मूव कराते हैं तो कैसे कराना पड़ती है, पीछे से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिगर 3.1 में बताया जा रहा था। चलें, अब इसी तरह से आपको एक टेबल दिया हुआ है 3.1, तो टेबल में आपके पास एक एम्प्टी बॉक्स है। तो एम्प्टी बॉक्स पे कितनी आप फोर्स लग रही है कैसे पता करेंगे, आप जो है वो स्प्रिंग बैलेंस लेंगे। ठीक है, बॉक्स के साथ स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट कर देंगे और स्प्रिंग बैलेंस से बॉक्स को उठा लेंगे, तो जितनी फोर्स लग रही होगी स्प्रिंग बैलेंस आपको बता देगा। देखें यहाँ पर होगा क्या, चले इसको रिमूव करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, स्प्रिंग बैलेंस की जो है मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह का होता है कि आपके पास यहाँ पर ये रीडिंग होती है, यहाँ पर रीडिंग मौजूद होती है और एक हुक होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को हैंग करते हैं यानी लटकाते हैं। तो एक हुक होता है और ऊपर से पकड़ने वाला एक आपके पास होता है। तो जैसे ही आप इस बॉक्स को इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये बॉक्स है आपके पास BOX बॉक्स, और इस बॉक्स को उठाएंगे तो यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी कि कितना जो है वो आपके पास फोर्स लग रही है बॉक्स को उठाने में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, स्प्रिंग बैलेंस। तो फोर्स को कैलकुलेट यानी फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अब इसमें यहाँ जो है बुक्स का इजाफा कर दिया जाए तो कितनी फोर्स होगी, स्प्रिंग बैलेंस बता देगा, फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, बॉक्स को मोशन कराने के लिए। अच्छा, अब अगर और बॉक्सेस और बॉल्स और जो है वो बुक्स बढ़ जाएं तो और ज़्यादा जो है वो आपको किसकी ज़रूरत होगी, आपको और ज़्यादा जो है ज़रूरत होगी फोर्स की इस बॉक्स को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो आपको फिगर देखें आपके पास 3.2, तो उसमें क्या दिया हुआ है, 3.2 में आपको बॉक्स के साथ स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है और उसको हुक किया हुआ है। तो जो इंसान खींच रहा है स्प्रिंग बैलेंस की मदद से बॉक्स को, तो बॉक्स भी आगे मूव कर रहा है और स्प्रिंग बैलेंस में पता चलता जा रहा है कितने न्यूटन की फोर्स रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, इस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट, फोर्स जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी होती है, ये है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है कि देखें, अगर आपके पास ये बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये बॉक्स है, अगर फोर्स इस तरफ लगेगी तो बॉक्स जो है वो इस तरफ मूव करेगा, अगर फोर्स इस तरफ लगेगी तो बॉक्स इस तरफ मूव करेगा। तो आपको जो है वो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि फोर्स किस तरफ लग रही है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो किस तरफ है। तो आपके पास जो है वो 4 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, न्यूटन जो है वो क्या हो गया, यूनिट हो गया, 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि ईस्ट है या वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन फोर्स की बतानी पड़ेगी, वरना जो है अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास बॉल है, ठीक है, मैंने बोला इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो अब आप मुझसे पूछेंगे किस तरफ फोर्स लगानी है, यानी इसको जो है वो आपने किस तरफ मूव कराना है, ईस्ट की तरफ मूव कराना है या वेस्ट की तरफ, तो आप मुझसे ये पूछेंगे।
तो इसी तरह से जो है वो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल एक जो है वो बॉलर है, बॉल करा रहा है, तो अगर वो फोर्स से बॉल फेंक रहा है, अगर वो बॉल क्रिकेट जो यानी बैटिंग कर रहा है उसकी तरफ फेंकने के बजाय वो आपकी तरफ फेंक दे जो कि आप बाउंड्री पे खड़े हो, तो आपके खिलाफ रन काउंट हो जाएंगे। तो आप जो है वो बॉलर को बताओगे कि भाई मेरे पास बॉल नहीं फेंको, बॉल फेंको बैट्समैन के पास, उसे आउट करो। तो इसीलिए आपने उसे डायरेक्शन बताई फोर्स की। तो यही काम होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ का कि वो उनकी डायरेक्शंस को बताया जाता है। तो अच्छी तरीके से फोर्स को डिस्कस कर लिया, किस तरह मेजर होता है, कौन सी क्वांटिटी, क्या फार्मूला, क्या यूनिट। तो अब अपने आसान टॉपिक मोमेंटम पे बढ़ते हैं और इसे स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट मोमेंटम की जो आपको डेफिनेशन है वो भी लिखी हुई नज़र आ रही होगी, और इधर जो बात लिखी हुई है वो भी पढ़ते हैं। देखें इधर क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ क्रिकेट बॉल फिगर 3.3 यानी फिगर 3.3 की तरफ हवाला दिया जा रहा है। तो एंड अ कार आर मूविंग विथ सेम स्पीड, विच वन इज़ ईजियर टू स्टॉप इट विथ हैंड्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास एक क्रिकेट बॉल है और एक गाड़ी है, ठीक है, दोनों जो है सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, यानी उनकी जो स्पीड है वो सेम है। तो किस चीज़ को रोकना आसान होगा? मोमेंटम में आपको क्या पता चलता है कि मोमेंटम में आपको ये पता चल रहा होता है कि प्रोडक्ट, ये मोमेंटम सबसे पहले होता है क्या ये देख लेते हैं। देखिए मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका? मास और वेलोसिटी का। किसका? मास और वेलोसिटी का, ठीक है। इसके ऊपर भी मुकम्मल डिस्कशन करेंगे, कोई बीच में से स्किप नहीं करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मोमेंटम जो है वो किसका ज़्यादा होगा, जो बॉल आ रही है उसका या गाड़ी का? देखिए अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो गाड़ी का मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी की जो है वो मास ज़्यादा होगा। बॉल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम की होगी या 500 ग्राम की होगी या 600 ग्राम की होगी या इससे कम की होगी, ठीक है, अगर हार्ड कॉक बॉल है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास एक गाड़ी है तो गाड़ी का वज़न तो कई 100 किलो में होता है, ठीक है, तो वो कई 100 किलो की होगी, कई भारी होगी। तो मोमेंटम किसका होगा? गाड़ी का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास जो है वो गाड़ी का ज़्यादा होगा। तो कार का जो मास, कार ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं B। तो C क्या है? हमारे पास कार है, B क्या है? बॉल है, ठीक है। तो गाड़ी का मोमेंटम ज़्यादा होगा और आपके पास किसका मोमेंटम जो है वो कम होगा? बॉल का कम होगा। वेलोसिटी दोनों की सेम होगी लेकिन मास की वजह से गाड़ी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो गाड़ी को रोकना मुश्किल होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। बॉल को रोकना आसान होगा, उसका जो है वो मास बहुत कम होगा। ज़्यादातर बॉल भारी नहीं होती। अगर आप क्रिमिच की यानी टेनिस बॉल ले लें तो वो तो मेरे ख्याल से 200 ग्राम या 100 ग्राम इतने तक की होती है, तो उसका जो मोमेंटम है वो कम होगा। एक्यूरेट वज़न मेरे को नहीं पता बॉल का, लेकिन इतने तक की तो वो होती है। बॉल बहुत हल्की होती है, जब भी आप इजीली शॉट मार के उसे दूर फेंक देते हैं आराम से, ठीक है। तो अब आ जाए मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मोमेंटम होता क्या है? द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम की आपको यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बताई जा रही, बस ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। मास और वेलोसिटी यानी स्पीड कह लें, वेलोसिटी, इसका जो है आपके पास प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। तो ये जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्टूडेंट आपसे जैसे ही कोई पूछे कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, तो आप कहेंगे ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसका है? PRODUC। प्रोडक्ट किसका है? मास यानी M मास है और V वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं कि ये जो है वो क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर या वेक्टर। देखिए मोमेंटम की भी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, QUANTI, ठीक है, क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये A है, ये N है, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी आपको डायरेक्शन की बताने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। अब आ जाते हैं इसके यूनिट की तरफ। इसका यूनिट जो है वो थोड़ा सा आपके पास जो है वो अलग सा है, यानी आपको अगर डायरेक्ट यूनिट देखें तो इसका डायरेक्ट यूनिट मैं आपको बताता हूँ किस तरह का बनेगा। तो डायरेक्ट इसका यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं। देखें ये आपके पास है मोमेंटम P, इसमें है आपके पास मास और वेलोसिटी। तो आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है? मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है आपके पास kg, ठीक है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपके पास? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, या इस तरह भी लिखा जाता है मीटर सेकेंड इनवर्स। तो प्रोडक्ट है ना, तो इन दोनों को साथ लिख दीजिए, kg
ठीक है। अब इस तरह आपको यूनिट निकालना भी आ जाएगा। मीटर ये वाला हिस्सा लिख लीजिए, ठीक है, सेकंड। लेकिन इसको इस तरह से ज़्यादातर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा मोमेंटम का यूनिट। मोमेंटम का यूनिट मिलेगा न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड। तो ये किस तरह बनेगा, बहुत सिंपल है, इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप s को मल्टीप्लाई भी करा दें, s को डिवाइड भी करा दें। s को क्या करें, मल्टीप्लाई भी करा दें, डिवाइड भी करा दें, ठीक है। तो ये वाला s इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा kg मीटर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐट, क्योंकि यहाँ पर मैथ के ही रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, तो यहाँ सिर्फ s बच गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये वाला यूनिट किसके बराबर है, ये वाला यूनिट बराबर होता है न्यूटन के। किसके बराबर होता है, न्यूटन के। आपको अगर फोर्स का जो है वो फोर्स खोल के पढ़ाई जा रही होती तो ये यूनिट में उसमें ज़रूर पढ़ा था, लेकिन अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ाई जा रही है फोर्स, तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लें कि न्यूटन जो बराबर होता है आपके पास, वो बराबर होता है kg मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो ये न्यूटन के बराबर हो गया। तो आपके पास मोमेंटम, तो अब ये जो आपके पास न्यूटन आया है इसे ऊपर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये कितना आ गया, ये kg और मीटर सेकंड स्क्वायर की जगह आपने n पुट कर दिया और s हो गया। तो ये किसका यूनिट हो गया, ये आपके पास सिंपल यूनिट हो गया मोमेंटम का। मोमेंटम को किससे शो किया जाता है, मोमेंटम को p से शो किया जाता है, p से शो किया जाता है। तो न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना भी लिख कर दे दिया जाए तो ये भी इतना इतना ही, बल्कि ये भी अगर आपको लिख के दे दिया जाए इतना जितना मैंने आपको दिखा रहा हूँ, तो ये भी मोमेंटम का ही यूनिट होता है। यानी इधर भी लिख देता हूँ, मोमेंटम के आपके पास 2 यूनिट होते हैं, ज़्यादातर आपको यही मिलेगा लिखा हुआ। एक होता है आपके पास न्यूटन सेकंड और एक दूसरा होता है kg मीटर इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। अब इसको नीचे अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही इसके यूनिट होते हैं, ये भी होता है और नीचे वाला भी होता है। तो यूनिट के ऊपर डिस्कशन कर ली, कौन सी क्वांटिटी है इस पर डिस्कशन कर ली, अच्छा, और वेक्टर क्वांटिटी है, सब बात कर ली। और जितनी चीज़ भारी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, अच्छा, और जितनी चीज़ हल्की होगी उतना कम मोमेंटम होगा, अगर स्पीड सेम हो। और अगर स्पीड में फ़र्क हो तो मोमेंटम में भी फ़र्क आएगा, ठीक है। अगर स्पीड या मास दोनों में से कोई भी चीज़ तब्दील करेंगे तो मोमेंटम में फ़र्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मोमेंटम के फॉर्मूले में मौजूद है। बहुत सिंपल करके बहुत इसी तरह से समझा दिया आपको। न्यूमेरिकल्स हैं 2, ठीक है, वो करते हैं। उसके बाद मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। तो फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है अगले में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले 2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ईजी। तो स्टूडेंट आपको जो है पहला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, यानी वर्क एग्जाम्पल 1, तो वो लिखते हैं। तो चलें वो करते हैं, ठीक है, वर्क एग्जाम्पल 1 होगी हमारी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आकार ऑफ मास। तो गिवन डेटा सबसे पहले क्या लिखा हुआ दिया हुआ है वो देखते हैं, गिवन डेटा, ठीक है। तो गिवन डेटा में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, चलें इस लाइन को थोड़ा सा ना पीछे करके बनाते हैं ताकि जगह बने हमारे पास। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, यानी हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमें कहा जा रहा है आकार ऑफ मास। सिंपल बात है, एक गाड़ी है जिसका वज़न है। तो मैंने कहा था कि गाड़ी का वज़न कई 100 किलो का होता है, तो 800 kg, 800 kg, तो ये गाड़ी का मास दिया हुआ है। और वो मूव कितनी से कर रही है, मूव उसकी वेलोसिटी जो है वो है आपके पास, वेलोसिटी कह लीजिए उसकी 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अच्छा, इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड, और उसका मोमेंटम क्या होगा वो बताना है आपने। तो टू फाइंड क्या करना है, बहुत आसान हो जाता है इस तरह से डेटा बनाने में और न्यूमेरिकल करने में, पी पता करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, पी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, ठीक है, पी इज़ इक्वल टू एम वी, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया था पहले ही। तो स्टूडेंट आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी मोमेंटम निकालने में। आपके पास जो है वो एम भी हैगा और वी भी हैगा। तो एम क्या है आपके पास 800 और वी क्या है 2। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 आई थिंक 1600 होगा जी, 1600 होगा। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब मैं बोलूँ ये गलत है, आधा काम किया आपने आधा भी नहीं हुआ। क्यों, यूनिट लिखना लाजमी है, ठीक है। यूनिट के बगैर अगर करेंगे तो आपकी जो चीज़ है वो गलत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको यूनिट मैंने लिखा न्यूटन सेकंड, तो ये भी सही है। अगर आप चाहें तो इसको खोल कर भी यूनिट लिख सकते हैं। 1600 इज़ इक्वल टू kg
मीटर सेकंड इनवर्स। तो दोनों यूनिट इसके सही हैं। हम पता कर चुके हैं कि केजी मीटर इनवर्स जो है वो न्यूटन सेकंड के ही बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों यूनिट इसके सही होंगे, दोनों में गड़बड़ी नहीं होगी। अगर ये यूनिट लिखेंगे तो भी आंसर सही, ये यूनिट लिखेंगे तो भी आंसर आपका सही है। पहला वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट, सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह होगा, वो भी शायद इसी तरह का है। तो सबसे पहले आपको जो है आप स्मॉल चीज़ दी हुई है, यानी पहले तो बहुत भारी आपको गाड़ी का दिया हुआ था ना, आप स्मॉल चीज़ दी हुई है। तो आपको कहा जा रहा है कि 600 kg, यानी गिवन डेटा देखते हैं। सबसे पहले ये लिख लिया करें ताकि आपका न्यूमेरिकल अच्छा हो जाए। ठीक है, डेटा ये ई है, इसको थोड़ा मैं सही करके लिख देता हूँ, EN। ठीक है, तो 16 kg, 60 kg ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ, ऑब्जेक्ट है कोई भी हो सकता है, वो जो है कोई आपके पास कोई वुडन भी हो सकता है, कोई वुड भी हो सकता है, कोई पत्थर, कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, कोई इंसान भी हो सकता है क्योंकि इंसान का वज़न भी इतना करीब 60 kg तो होता है एक नॉर्मल इंसान का वज़न। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहा हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट को डिनोट करने की, सिर्फ M से डिनोट कर देंगे, मास। ठीक है, अच्छा कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी नहीं बताई हुई, आपको बताई हुई है, बल्कि वेलोसिटी बताई हुई है मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वेलोसिटी आपको जो है वो वर्ड्स में लिख के दी हुई है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है आपके पास, वेलोसिटी। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, या सेकंड इनवर्स कह लीजिए या पर सेकंड कह लीजिए। ठीक है, सेकंड इनवर्स कहा पर सेकंड कहा जा रहा है, लेकिन लिखा हुआ इनवर्स में है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मोमेंटम, तो टू फाइंड क्या करना है आपने, बहुत सिंपल चीज़ फाइंड करनी है, P। ठीक है, ये आपने करना है फाइंड। तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, P = mv। तो आपको तमाम चीज़ें पता हैं, V आता है, A नहीं आता। ठीक है, आपको तमाम चीज़ें पता हैं, 60 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है आपके पास, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई थिंक 300 होगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 300 है। चलें, अब इसके भी दो यूनिट बनते हैं। एक यूनिट हम ये वाला लिख लेते हैं, kg मीटर सेकंड इनवर्स, या दूसरा यूनिट अगर हम इसका लिखें तो वो होगा, अच्छा मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो सेम रहेगा, न्यूटन सेकंड। ठीक है, दोनों ही यूनिट इसके सही होंगे, दोनों ही यूनिट में कहीं कोई गड़बड़ी हमने नहीं की है और दोनों ही यूनिट सेम है। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकल्स हो गए। अच्छी तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं जो डायरेक्ट समझाता था तो वो बच्चे को थोड़ा मुश्किल हो जाती है समझने में, लेकिन इस तरह समझा देता हूँ तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट आगे आपको क्या लिख के दिया हुआ है, MO मोमेंटम, ये N है। ठीक है, इसको चले मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ, मोमेंटम इन टर्म, TERM टर्म। तो आपने ये बताना है कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, फोर्स और मोमेंटम का यहाँ रिलेशन बताएंगे हम। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बेसिक बात बता देता हूँ कि जब आपके पास मोमेंटम में चेंज आए टाइम के रिस्पेक्ट से, तो ये फोर्स होती है। क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। We can also say that the change in momentum is equal to the force multiplied by the time interval for which it was applied. ठीक है, consider a body of mass m moving with initial velocity vi, a force F act on the body to produce acceleration a, therefore the final velocity after time t will become vf. Note that if P = mv and m is constant, then the change in velocity change the momentum of body. देखें यहाँ क्या बात हो रही है, बहुत सिंपल बात हो रही है कि आपके पास एक बॉडी है, उसे कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, बॉडी जो है वो मूव कर रही थी आपके पास वेलोसिटी के साथ, सही है, vi वेलोसिटी के साथ, vi वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं, उसके साथ जो है वो बॉडी आपकी मूव कर रही थी। तो जब vi वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही थी तो आपके पास मोमेंटम क्या था, P = mvi। ठीक है, तो ये आपके पास था इनिशियल मोमेंटम। क्या था ये आपके पास, इनिशियल, TIAL, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम था। अब जो है बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आई, तो वो जो है वो फाइनल वेलोसिटी से मूव करने लगी। अच्छा, अब आप यहाँ बोल रहे होंगे कि मैं जो हूँ वो VIP के साथ भी लगा दिया, लेकिन F के साथ, M के साथ क्यों नहीं लगाया। देखें, अगर आपके पास कोई बॉल है,
उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती रहे, लेकिन उसका मास तो तब्दील नहीं होता ना, वो तो सेम ही रहता है। अगर आप बॉल को काटे नहीं, फाड़े नहीं बीच में से, तो मोमेंट बॉल का मास तो तब्दील नहीं होता, बॉल का मास जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। चाहे बॉल से आप एक बार खेलें या 1000 बार खेलें, अगर बॉल फट रही नहीं है, टूट रही नहीं है या उसे काट रहे नहीं है, तो बॉल का मास तो तब्दील नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। तो इसी तरह से मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बस वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। तो वेलोसिटी में तब्दीली आने की वजह से फाइनल मोमेंटम, वेलोसिटी में तब्दीली आने की वजह से इनिशियल मोमेंटम, यानी अगर वी आई है तो इनिशियल मोमेंटम, वी एफ है तो फाइनल मोमेंटम। तो ये हो गया आपके पास फाइनल, ए है ये अच्छा ये मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग में मैंने गलती कर दी है, स्पेलिंग सही कर देता हूँ, ये एम है, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर अब हमारी क्या बात हो रही है, यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि हमारे पास ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा, P = mv, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर चेंज मोमेंटम लेंगे और जो है वो इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पर चेंज जो है वो मोमेंटम लेंगे और चेंज वेलोसिटी का भी लेंगे। तो चेंज कैसे डिनोट होता है, डेल्टा से, ठीक है, और डेल्टा वी से। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगी बात कि ये डेल्टा वी क्या है। डेल्टा वी जो है वो चेंज है, क्या है, चेंज। अब चेंज कैसे निकालते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो वी एफ है, चेंज हमेशा ऐसे ही निकलेगा कि जो आपके पास एफ है उसे माइनस करा दीजिए आई से, तो आपके पास आ जाएगा चेंज। और वेलोसिटी में अगर आपने चेंज निकालना है तो आप क्या करेंगे, वी एफ माइनस वी आई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज। तो डेल्टा वी और डेल्टा पी और डेल्टा वी दोनों को ओपन कर देते हैं। तो डेल्टा वी और डेल्टा पी को ओपन करेंगे तो किस तरह होगा, पी एफ माइनस पी आई, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और एम तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हो गया, यहाँ पर आपके पास हो गया वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो चलें अब थोड़ा सा रिमूव करके इसे आगे करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आपको पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल गई, ठीक है। उसमें कहीं कन्फ्यूजन, कहीं कुछ आपको गड़बड़ी नहीं हुई होगी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला था, सिंपल, और डेल्टा वी दोनों लगा दिया क्योंकि हमें चेंज निकालना था मोमेंटम में। तो स्टूडेंट, मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये बात पता होगी मैथ में, और मैंने काफ़ी बार आपको ये पढ़ाई है कि मैथ में एक रूल है हमारे पास कि जब भी कोई चीज़ हम एक तरफ लेते हैं तो उसे दूसरी तरफ भी लेनी पड़ती है, और अगर डिवाइड में ले रहे हैं तो डिवाइड में ही लेनी पड़ेगी, और अगर मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई में लेनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ टी ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ भी टी लेना पड़ेगा, वरना हमारा जो हिसाब किताब है वो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका हमने अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इन दोनों के नीचे मैंने क्या किया, टी ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास अब आ गया। अच्छा, अब उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए = वी एफ माइनस वी आई, अगर मैं खोल कर लिखूँ, ठीक है, और टी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अगर आप देखें, इतने हिस्से में देखें, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो m को हटा दें तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। चलो इसको इसके नीचे लिख देते हैं, आपको और वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। टी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है, दोनों के साथ है, लेकिन मैंने सिर्फ इसके साथ आपको लिख के दिखा दिया। तो ये आपको एक्सेलरेशन हो गया, आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पुट कर देते हैं, वी एफ माइनस वी आई और पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी = m, और ये हो गया a, ठीक है। a जो है वो इधर a में डेल्टा नहीं लगाना। तो स्टूडेंट, आपने देख लिया कि ये a के बराबर था तो मैंने a लिख दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये ma किसके बराबर होता है, a के बराबर, f = ma। तो ma की जगह f पुट कर देंगे, और यहाँ पर डेल्टा p दोबारा लिख देंगे। ये मैंने आपको खोलने के लिए बताया था, तो दोबारा डेल्टा p इधर शो कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया t और ये हो गया f। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर, चलें इसको थोड़ा रिमूव करते हैं फिर बात करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं f को पहले लिख दूं और डेल्टा p अपॉन t को बाद में लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं, किसी चीज़ को पहले लिख सकते हैं, हम मैथ में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि अगर मोमेंटम में चेंज आए टाइम के रिस्पेक्ट से तो ये फोर्स के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है फोर्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज आए टाइम के रिस्पेक्ट से ये फोर्स के बराबर होता है।
और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो चलें लिख देते हैं। तो F इज़ इक्वल टू टी, ये जो है वो कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, और डेल्टा वी। तो चलें डेल्टा पी को ही पहले लिख देते हैं क्योंकि हमें इसी तरह बुक में दिया हुआ है। तो एफ टी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये आपके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, तो आपने क्या कहना है कि अगर मोमेंटम में चेंज आए टाइम के रिस्पेक्ट से, यानी इनिशियल मोमेंटम था, फिर जो है वो थोड़ा आगे जाकर मोमेंटम में तब्दीली आ गई, फाइनल हो गया, और टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आया, तो ये जो है आपके पास क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, यूनिट वही सेम रहेगा जो कि हमने पढ़ा था, एफ का यूनिट न्यूटन और टी का यूनिट सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, यूनिट में तब्दीली नहीं होगी। तो हो गया आपका ये। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे जो है वो सेफ्टी डिवाइसेस आपको दी हुई हैं। देखिए सेफ्टी डिवाइसेस कौन सी होती हैं। देखें अक्सर आपने अनफॉर्चुनेटली देखा होगा कि हमारे यहाँ जो वर्कमैन्स काम कर रहे होते हैं, यानी जो मैकेनिक होते हैं और जो लोहार होते हैं या जो भी खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो वो जो है ना ग्लव्स पहने हुए होते हैं, ना उन्होंने जो है वो ख़ास किस्म के चश्मे पहने हुए होते हैं, सेफ्टी ग्लासेस नहीं पहनी हुई होती, और ना ही जो है वो हेड को कवर करने के लिए जो है वो सर को ढका हुआ होता है। जैसा कि आपको एक साइड पर जो है वो लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वर्क हेलमेट जिसे कहा जाता है। ठीक है, यानी जो वर्कर हेलमेट जो कि काम करते वक्त पहनते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से क्या होती है, इन तमाम चीज़ों से हमारी सेफ्टी होती है। अगर खुदा ना खास्ता अब काम हो रहा है, तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो अगर हमने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं तो हमारे पाँव में जो है वो सुई नहीं चुभेंगी। यानी आपको पता है ना, कीलें जो है वो जगह जगह निकली हुई होती हैं, तो अगर हमने सेफ्टी शूज़ पहने हुए होंगे तो हमारे पाँव में कीलें नहीं चुभेंगी। अगर हमने सर पे जो है वो हेलमेट पहना हुआ होगा तो हमारे सर पे अगर कुछ गिरा खुदा ना खास्ता तो हमारा सर नहीं फटेगा, क्योंकि आपको पता है हमारा सर बहुत नाजुक होता है, छोटे से पत्थर से भी फट सकता है और जान जा सकती है। अच्छा, इसी तरह से आपको क्रिकेट में जब आप खेल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि क्रिकेटर कितने ज़्यादा प्रिकॉशंस अप्लाई करते हैं। वो जो है वो पैड पहनते हैं, उसके बाद हेलमेट, और उसके बाद फिर ग्लव्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपको ये तो चीज़ें कम देखने के लिए मिल रही होती हैं कि जो काम करने वाले होते हैं कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठेगा कि ये बात यहाँ आपको बताई क्यों जा रही है। यहाँ पर आपको जो है वो ये रिलेशन जोड़ा जा रहा है कि सेफ्टी गैजेट जो यूज़ की जाती हैं वो क्यों की जाती हैं, वो उसकी वजह क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम बगैर फजूल तो करते नहीं इस्तेमाल, तो उनके पीछे यूज़ करने की साइंस क्या है, इंशाल्लाह आप आज समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा क्या साइंस है। देखिए आपको ये बात पता है कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम आपको फोर्स लगेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मोमेंटम और टाइम का फोर्स और टाइम का इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर फोर्स बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। ठीक है, अगर फोर्स कम होगा तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी डिवाइसेस में, उस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। कंसीडर करें एक आदमी है, ठीक है, ये एक इंसान है। आपको इससे बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर डायरेक्ट पढ़ाऊँगा तो शायद कुछ बात समझ ना आए। उसने पहना हुआ है सर में हेलमेट। ये देखिए थोड़ा मैंने हेलमेट बनाया, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, ये उसने पहना हुआ है हेलमेट। अब अगर उसके सर पर कोई चीज़ आके गिरेगी तो यहाँ पर वो जो चीज़ है सबसे पहले हेलमेट से टकराएगी। किससे टकराएगी? हेलमेट से टकराएगी। तो टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपके सर में चीज़ लगने पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आपके सर पे चीज़ नहीं लगेगी, पहले हेलमेट पे लगेगी, फिर आप पे सर पे लगेगी, यानी टाइम बढ़ गया ना। अगर वो हेलमेट नहीं होता तो चीज़ डायरेक्ट आपके सर पे आके लगती और टाइम कम हो जाता। तो टाइम कम हो जाता तो फोर्स क्या होती? बढ़ जाती। ठीक है, अब वो चीज़ सबसे पहले आके टकराई हेलमेट से, फिर आपके सर पे लगी, तो टाइम क्या हुआ? कम हो गया। टाइम जो है वो बढ़ गया और फोर्स क्या हुई? कम हो गई। और अगर हेलमेट नहीं होता तो टाइम कम हो जाता, चीज़ डायरेक्ट आपके सर पे लगती और फोर्स जो है वो बढ़ जाती। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आपके सर पर आके कुछ लगता है और आपने हेलमेट पहना हुआ हो तो वो ज़्यादा टाइम लेती है आपके सर तक पहुँचने में, और जो फोर्स होती है वो बढ़ जाती है, और फोर्स जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर बढ़ जाती है हेलमेट में। तो इससे आपके सर पे कम चोट लगती है,
फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो महसूस होता है, सर पे क्या कुछ लगा है, चोट भी लग सकती है, लेकिन उतनी चोट नहीं लगती जो बगैर हेलमेट के लग सकती थी। तो जान बच जाती है, जान जाने से रह जाती है। तो टाइम ज़्यादा लगने से फोर्स कम लगती है, टाइम कम लगने से फोर्स ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए ग्लव्स पहने जाते हैं। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने किसी को मुक्का मारा, ठीक है, दीवार पे कंसीडर करें, और कुछ भी नहीं पहना हुआ था हाथ पे, तो डायरेक्ट आपका हाथ दीवार से लगा, टाइम कम लगा, ठीक है, डायरेक्ट हाथ से लग गया तो फोर्स ज़्यादा लगी। अब आपने हाथ में ग्लव पहना, ठीक है, और फिर आपने जो है वो दीवार पे मुक्का मारा, तो अब जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो जो ग्लव्स है वो कांटेक्ट में आएंगे दीवार से, फिर आपके हाथ पर जोर आएगा तो आपको फोर्स कम महसूस होगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि फोर्स जो है वो कम हो जाती है अगर टाइम ज़्यादा लग रहा हो। तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, ये हेलमेट, क्रिकेट हेलमेट, ये तमाम चीज़ें फोर्स के टाइम को बढ़ा देते हैं। तो टाइम के बढ़ने से क्या होता है, मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाती है, और आपको मोमेंटम जो है वो कम महसूस होता है, फोर्स कम महसूस होती है। ठीक है, मोमेंटम अलग है, फोर्स अलग है। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है। द इक्वेशन 3.2 इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू कंसीडर अ नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स इन आवर लाइफ। तो ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है, इसे इन्होंने नाम दिया है 3.2। तो 3.2 इक्वेशन साफ साफ चीख कर ये बात कह रही है कि अगर टाइम जो है वो बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी और मोमेंटम भी कम होगा, और आपको जो है वो क्या होगा, आपको चोट कम लगेगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे ना हमारे को चोट क्यों नहीं लगती कोई हेलमेट पहन के, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई जब हम कुछ पहनते हैं तो हमारे ऊपर जब कोई चीज़ लगती है तो टाइम बढ़ जाता है, यानी टाइम ज़्यादा हो जाता है और हमारे को चीज़ डायरेक्ट नहीं लग पाती, लेट आके लगती है, तो जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाती है और हम बच जाते हैं और हमारी जान बच जाती है। तो इसी तरह से यहाँ भी बात हो रही है। ठीक है, कि ये इनका जो है रिलेशन है आपस में, ये जो सेफ्टी जो है, सेफ्टी की चीज़ें होती हैं और इस इक्वेशन का आपस में रिलेशन जुड़ा हुआ है। अच्छा, इफ़ यू आर मूविंग यू हैव मोमेंटम टू स्टॉप मूविंग अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। तो अगर आप मूव कर रहे हो और आपको रोकना है तो आपके पास मोमेंटम है, यानी अगर आप देखें, कंसीडर करें यही आप हैं, ठीक है, अब इसे आप ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे आपको जो है वो रोकना है, तो रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, क्योंकि आपके पास अभी मोमेंटम हैगा। ठीक है, आपके पास अभी मोमेंटम हैगा तो फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा जो है वो टाइम बढ़ता जाएगा, फोर्स उतनी ही कम लगानी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इफ़ यू टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, अगर आप टाइम ज़्यादा लेंगे रुकने में तो क्या होगा, स्मॉलर फोर्स विल बी यूज टू स्लो डाउन यू। यानी मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। देखें, ये गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है। अच्छा, ये गाड़ी है, ये मूव कर रही है, बहुत तेज़ी में जा रही है। सडनली इसके सामने एक वॉल आ जाती है, तो फ़ौरन अगर ये वॉल इससे टकराए तो आपको पता है गाड़ी का क्या हाल हो जाता है, बिल्कुल परकच्चे उड़ जाते हैं। मतलब पहचान में नहीं आती ये गाड़ी थी या नहीं थी, और अंदर बैठे हुए जो इंसान होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी अपनी जानों से जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से इस गाड़ी के आगे कोई इंसान आ जाए, ठीक है, कोई इंसान आ जाए, तो बाहर जो इंसान होता है उसको बहुत चोट लगती है, लेकिन गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि गाड़ी पर फोर्स लगती है वो हल्के हल्के लग रही होती है, बहुत टाइम लग रहा होता है। ठीक है, हल्के हल्के लग रही होती है, इंसान जो है वो आगे चला जाता है और गाड़ी भी आगे चली जाती है। इंसान गाड़ी को पूरी तरह नहीं रोक पाता। ऐसा नहीं होता कि इंसान सामने आ गया तो गाड़ी के परकच्चे उड़ गए, गाड़ी, अब इंसान वहाँ से मूव ही नहीं करा, गाड़ी टकरा गई। ठीक है, इंसान आगे चला जाता है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो इंसान को, बाहर जो इंसान होता है उसको ज़्यादा चोट लगती है, गाड़ी को कम नुकसान होता है, और जो अंदर इंसान होता है उसको भी कम नुकसान होता है। ठीक है, और ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन में तो गाड़ी वो चला कर ही चले जाते हैं फिर वापस, यानी एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी ऐसी कंडीशन में होती है कि उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दीवार वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होता, दीवार वाली कंडीशन में गाड़ी तबाह हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि इंसान वाले केस में जो है वो टाइम ज़्यादा लगा, मतलब हल्के हल्के फोर्स लगती रही, और दीवार वाले केस में डायरेक्ट फोर्स लगी, टाइम बिल्कुल बहुत कम लगा, तो इस वजह से गाड़ी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और इंसान वाले केस में गाड़ी को कम नुकसान पहुंचा। क्यों? क्योंकि फिर वो टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि वो फिर टकराया उससे, वो आगे की तरफ मूव करा, फिर गाड़ी को कम फोर्स लगी, तो ये कंडीशन बनी। तो इसी तरह से फिर सेफ्टी गैजेट्स में भी होता है, ठीक है, कि टाइम ज़्यादा लगने की वजह से फोर्स कम लगती है। तो ये हो गया। अब अपना अगला करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, तमाम यही बात लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, ये स्टेरोफॉर्म,
जिसे आप थर्माकोल कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेरोफॉर्म। ठीक है, आपने देखा होगा वाइट कलर की शीटें आ रही होती हैं जिसके अंदर छोटे छोटे से जो है वो ज़र्रे मौजूद होते हैं। आप उससे ड्राइंग बनाते हैं, उसके ऊपर खेलते हैं। और अक्सर आप कोई नया टीवी लेने जाएँ तो वो टीवी उसके अंदर पैक आता है, बीच में थर्माकोल लगा होता है, तो उसे जो है स्टेरोफॉर्म कहते हैं। और स्टेरोफॉर्म को क्यों रखा जाता है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। स्टेरोफॉर्म को इसलिए रखा जाता है कि कम से कम फोर्स जो है वो चीज़ों को लगे और टाइम जो है वो बढ़ता जाए, चीज़ें जो है कम से कम मूव करें, तो इससे जो है वो कम से कम फोर्स लगती है, चीज़ें ख़राब नहीं होती पैकेट के अंदर और आपको सही चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके पास चीज़ ला रहा है या आप खुद भी मार्केट चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो गाड़ी में रख के लाएंगे, आपको पता है कितने फिर गाड़ी में जो खड्डे होते हैं रोडों पे, फिर वो उस पर असर करते हैं, चीज़ें हिलती हैं तो ख़राब नहीं होती, फिर भी ना टूटती हैं। इसकी क्या वजह होती है कि स्टेरोफॉर्म रखा होता है, वो फोर्स को ऑब्जॉर्व करता रहता है, टाइम लगता रहता है, तो मोमेंटम जो है वो मोमेंटम उसका कम रहता है और जो है आप इजीली चीज़ों को ले आते हैं। ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इजी है। आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट। तो आपको यहाँ पर कहा है क्या, पहले सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, गिवन डेटा, तो वो फोर्स आपने पता करनी है जिसकी वजह से गाड़ी रुक सकती है या जिसकी वजह से गाड़ी स्टॉप हो गई। तो गाड़ी चल रही है और स्टॉप होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल, मतलब चल रही थी फिर स्टॉप हुई तो फाइनल वेलोसिटी होती है वो। अच्छा, रुकी हुई थी फिर चलना शुरू हुई तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अगर गाड़ी चलते हुए में रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और अगर रुकी हुई थी चलना शुरू होगी तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। दोनों अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, लिखा हुआ भी है। इनिशियल वेलोसिटी पहचान लेंगे, 16 मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, टाइम 4 सेकेंड, चलें 4 है, 4 सेकेंड। सिर्फ यहाँ पर जो है वो लिखते हैं, हम इसका सैम्बल लिखते हैं। तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड बहुत सिंपल चीज़ आपने फाइंड करनी है, आपने फोर्स फाइंड करनी है, जो कि उन्होंने आपको ऊपर ही कह दिया था कि कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी इसे रोकने के लिए। सोल्यूशन में फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला कौन सा लिखेंगे आप, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ मैं, जो हम ड्राइव कर चुके हैं। फार्मूला था हमारे पास P, चलें फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया था 3.2 में हमने फार्मूला ड्राइव किया था, डेल्टा P इज़ इक्वल टू FT। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को साइड कराना पड़ेगा क्योंकि हमें पता करनी है फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास F, ठीक है, और T नीचे चला जाएगा डेल्टा P के। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मोमेंटम क्या दिया हुआ है, मोमेंटम जो है आपको खोल कर दिया हुआ है, यानी आपको मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी दी हुई थी, वो मैंने मेंशन नहीं की, आपको मास भी दिया हुआ था। द मास ऑफ अ बॉडी का जो मास था वो मैं यहाँ छोटा सा करके लिख देता हूँ, वो था आपके पास 3 kg का। ठीक है, 3 kg का आपके पास मास था यहाँ पर। तो सबसे पहले मोमेंटम को खोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मोमेंटम नहीं दिया हुआ लेकिन वेलोसिटी और मास दिया हुआ है, तो उससे मोमेंटम पता लग जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास m, ठीक है, m आएगा, और साथ ही साथ क्या आएगा vf, आपको पता है डेल्टा p किसके बराबर होता है, vi के। ठीक है, और ये टाइम हो गया। तो अब m को मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों से, m vf माइनस m vi अपॉन t, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, सेट हो गया हमारे पास। तो ये तो 3 है। अच्छा, MVF 0 है। अच्छा, MVF क्या है आपके पास, MVF यहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर M क्या आ रहा है, यहाँ M 3 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 16 दिया हुआ था। ठीक है, और टाइम कितना था 4 सेकेंड। तो इसे रिमूव कर देते हैं फिर आगे करते हैं। तो टाइम आपके पास आ गया, ये 0 हो गया। ठीक है, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 16 देखते हैं कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 या 16 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 48, और डिवाइडेड बाय 4। तो अब ये जो है -48, क्योंकि 0 ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो अब ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। फोर्स का यूनिट मैं आपको पहले बता चुका था इसी वजह से, क्योंकि आगे ये इस्तेमाल होना था। तो 12 आ रहा है आपके पास। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस ऊपर मौजूद है, न्यूटन। तो ये आपके पास हो गया आंसर। ठीक है, चलें, ये हमारा आंसर आ गया, कोई गड़बड़ी नहीं की, कोई मिस्टेक नहीं की। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं, वो भी आसान है, और फिर उसका एक न्यूमेरिकल है, वो करते हैं, फिर ख़त्म। स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। का मतलब होता है चेंज ना आना, कंजर्व रहना, इसका मतलब होता है चेंज ना आना।
कंजर्वेशन। अच्छा, अब ये कंजर्वेशन होती कैसे है ये बताता हूँ आपको, क्योंकि इसके पीछे पूरा लॉस लग रहे होते हैं, उसके बाद ये कंजर्वेशन हो रही होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज ना आना। क्योंकि आपको पता है कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से टकराएगी तो चीज़ों की स्पीड में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, मैं आपको ज़रा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर बैट्समैन ने आपके पास बॉल, सॉरी यहाँ पर मैं एक और अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, ये कार है। अब यही कार दीवार से टकराएगी तो दीवार से टकराने के बाद इसकी स्पीड तो सेम नहीं रहेगी, इसकी स्पीड जो है वो रुक जाएगी। गाड़ी दीवार से टकराने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ियाँ रुक जाती है ना, आपने खुद भी देखा होगा। तो क्या ऐसी क्या कंडीशन होगी कि एक्सीडेंट होने के बाद भी गाड़ी की स्पीड वही रहे जो कि एक्सीडेंट होने से पहले थी? ऐसी क्या कंडीशन होगी? तो यही वो कंडीशन आपको पढ़ाई जाएगी कि अगर एक बॉल दूसरी बॉल से टकराए और जो बॉल का मोमेंटम पहले था वही बॉल का मोमेंटम बाद में भी रहे, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कोई भी तब्दीली नहीं आना। सिंपल डेफिनेशन कहें तो वो ये होगी, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं आएगी। जो मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम पे बात करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर जल्दी से समझाता हूँ बात क्या हो रही है। देखें आपके पास ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है आपके पास m1 और ये है m2, ठीक है, और ये वेलोसिटी से मूव कर रही थी u1 और u2। देखिए वेलोसिटी को u से भी शो कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये बॉल जो है वो आपस में टकरा गई कुछ टाइम बाद, ठीक है, टकरा रही थी, चल रही थी, टकरा गई। अच्छा, तो फिर ये टकराने के बाद क्या हुआ कि ये तो मास तो वही रहा m1, ठीक है, और इसका भी मास वही रहा m2, क्योंकि मास में तब्दीली नहीं आई, लेकिन वेलोसिटी में तब्दीली आ गई। ये v1 हो गई, वेलोसिटी में भी तब्दीली नहीं आई, सॉरी, ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुई। तो ये इसकी फुल डेरिवेशन जो है ना, ये आपको कराई जाएगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में शायद चैप्टर नंबर 3 में इसकी फुल डेरिवेशन होती है। तो यहाँ सिर्फ आपको ये जो है इसका डेफिनेशन बताई जा रही हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखें ये ऐसे सिस्टम में ये जो चीज़ें हैं ना, ये बॉल ऐसे सिस्टम में मौजूद हैं ये बॉल, कि जहाँ पर वो सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ये तमाम सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? जिसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम एक आम सिस्टम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। ये जो था वो था बिफोर कोलिजन, यानी टकराने से पहले, FORE, ये हो गया कोलिजन, COLLISION, कोलिजन। और ये हो गया आफ्टर, AFTER, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम पे बात करी मैंने कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मौजूद ना हो, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, ना ही एयर रेजिस्टेंस हो, ना ही फ्रिक्शन की फोर्स हो, ना ही कोई और फोर्स। सिर्फ जो है इन बॉल्स के पास ही वेलोसिटीज़ हो, फोर्स हो, और कोई फोर्स ना हो, ठीक है, कोई भी। क्योंकि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है आम कंडीशन में, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही होती है, जिसकी वजह से स्पीड कम होती है। अगर एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो गाड़ी अगर एक बार मूव करे तो वो करती ही रहे जब तक उसे रोका ना जाए, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या था? इसके पास U1 और U1 थी और U2 थी, ठीक है, ये 2 आएगा। अच्छा, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो आपको पता है कि एक दूसरे को क्या करेंगी? एक दूसरे में अपने मास को जो है वो कन्वर्ट करेंगी, एक दूसरे में जो है अपनी वेलोसिटीज़ को चेंज करेंगी। लेकिन इन्होंने अपनी वेलोसिटी नहीं चेंज की, उसी वेलोसिटी से मूव करती रहीं जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रही थी। तो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं आई। मास तो तब्दील होना ही नहीं था, लेकिन वेलोसिटीज़ में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो किया गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो आपके पास होती है वो होती है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1, ये याद रखिएगा, यही इस्तेमाल होगी, m1 v1 इज प्लस m2 v2। तो ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या है? इक्वेशन है या फॉर्मूला कह लीजिए इसे, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जो मोमेंटम बॉल्स के पास मोशन करने से पहले था वही मोमेंटम बॉल्स के पास टकराने के बाद भी रहा। यानी कोई भी मास का लॉस, यानी कोई भी वेलोसिटी का लॉस नहीं हुआ। जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से बाद में भी मूव करी। और आपको ये बात पता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम ना हो तो जो है मोमेंटम में फ़र्क आ जाता है। फ़र्क कैसे आता है? कि वेलोसिटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक
एक दूसरे से टकराई, लेकिन कोई भी वेलोसिटी की तब्दीली नहीं आई। जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में। तो कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी कोलिजन के बाद भी वही वेलोसिटी रही। तो क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, यानी मोमेंटम में कोई भी तब्दीली नहीं आई, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही जो है वो बेसिक लॉ है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसकी डेरिवेशन जो है वो आपको क्लास फर्स्ट ईयर में कराई जाएगी, जो पूरी एक्सप्लेन करी जाएगी, जिसमें आपको ये चीज़ें अभी डेरिवेशन नहीं कराई जा रही, ठीक है, अभी सिर्फ बताया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया। चलें अब जो है इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझने में कोई टेंशन, कोई गलती नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आपको कोई गलती हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो रिप्लाई करके मैं बता दूँगा और आपकी जो क्यूरी होगी उसको रिजॉल्व कर दूँगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहे, यानी जो मोमेंटम टकराने से पहले था वही मोमेंटम टकराने के बाद भी रहे, और सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। ये लफ्ज़ ज़रूर याद रखिएगा। वही मोमेंटम रहे जो टकराने से पहले था, वही मोमेंटम रहे जो टकराने के बाद था, टकराने से पहले जो मोमेंटम था वही टकराने के बाद रहे, और आइसोलेटेड सिस्टम हो। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और ये इसका फार्मूला या इक्वेशन है। तो चलें इसका न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। बहुत आसान तो नहीं है लेकिन आसान हो जाएगा, बस समझने वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें। तो गिवन डेटा देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा आपको जो है वो गन का मास दिया हुआ है, अ गन ऑफ मास 8 kg। तो गन के मास को m1 से लिखेंगे, ठीक है। m1 क्या होगा, गन का मास, तो 8 kg है। और एक गोली फायर होती है उससे, बुलेट फायर की जाती है उससे, और उसका क्या मास होता है, मतलब बुलेट का मास होता है m2 से शो करेंगे 40 होता है, ठीक है, 40 ग्राम GRAM। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर एक यूनिट केजी में डाला है तो दूसरा यूनिट भी केजी में ही डालना पड़ेगा, वरना आंसर गलत आएगा। तो अगर 40 को आप डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये आपके पास केजी में चला जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, 0.04 केजी। तो आपके पास m2 कितना आ गया, 0.04 केजी। तो ये ग्राम से केजी में आ गया। अब आपको देखते हैं वेलोसिटीज़ क्या दी हुई हैं। तो आपको जो है कहा जा रहा है कि विथ आ वेलोसिटी ऑफ, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या रही, विथ आ वेलोसिटी, यानी बुलेट की वेलोसिटी है ये, तो VI से लिखेंगे, ठीक है। बल्कि ये जो है वो UI, सही है, VI होगी। तो बुलेट की वेलोसिटी किससे शो होगी, 2 से शो होगी, ठीक है, V2, क्योंकि हमने मास m2 लिया तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। तो ये रही 100 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब वो जो बुलेट है, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी यानी जो गन दोबारा जो है वो, यानी रिकॉइल किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बुलेट फायर होती है तो बुलेट, हमारे पास जो गन होती है उसका ऊपर वाला हिस्सा पीछे आता है और आगे पीछे आकर दोबारा आगे जाता है, तो इसे रिकॉइल कहते हैं। यानी आपने बुलेट फायर की तो आप देखते हैं कि गन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ जाता है और दोबारा बुलेट को लेकर आता है और नई बुलेट को लाकर लगा देता है गन के जो है वो चेम्बर में। तो इसे क्या कहते हैं, रिकॉइल कहते हैं। तो ये जो है आपने वेलोसिटी पता करनी है। तो आपने क्या पता करना है, आपने पता करना है टू फाइंड, आपने क्या पता करना है, आपने V1 पता करना है, ठीक है, V2 आपको पता है। अच्छा, U1 0 और U2 भी आपको 0 दी हुई है। अच्छा, ये 0 होंगी कैसे, ये बता देता हूँ। देखें, जब आपने बुलेट फायर की तो बुलेट जो है वो रुकी हुई थी, ठीक है। जब आपने बुलेट फायर की तो बुलेट रुकी हुई थी और गन भी रुकी हुई है, गन भी नहीं मूव कर रही, ना बुलेट मूव कर रही है ना गन मूव कर रही है, यानी फायर करने से पहले की बात कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें रुकी हुई थी। तो अब फायर होने के बाद क्या होता है वो चीज़ें हमें बताई गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, m1 U1 प्लस m2 U2, ये U है, ठीक है, और इज इक्वल टू m1 V1 प्लस m2 V2, ठीक है। फार्मूला आ गया। आप सब चीज़ें आपको पता है, पुट करते जाइए। तो आपके पास मास कितना है, मास है आपके पास 8 और वेलोसिटी 0। मास है आपके पास m2 कितना है, 0.04 और U2 0, ठीक है। मास कितना है आपके पास 8 और वेलोसिटी कितनी है V1 आपके पास, तो आपको बल्कि V1 तो पता करनी है।
तो एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए। अच्छा, मास कितने पास है आपके पास, U2 का 0.04 और वेलोसिटी आपको पता है वो है 100। ठीक है, ये 100 लिख दिया। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, अब हमने जो है ये 0 हो गया, ठीक है, और ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, और ऐड हो तो भी 0 हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास 8V1। अच्छा, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर इसे 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, और +4। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया +4। तो अब देखें ये यहाँ पर 4 जो है वो क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाके इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो शायद हमने V1 जो है अब निकाल लिया है अपना। तो 4 डिवाइडेड बाय 8, द आंसर इज़ 0.5। तो 0.5 नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव हो रही है मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा लेक्चर था, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक थे, वर्स चैप्टर था, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में समझा दिया। अच्छा, नोट्स के ऊपर बात कर लें, नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ग्रुप में ऐड होना चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, क्राइटेरिया जो है आप मुझसे पूछ लें, तो अगर आपके लिए क्राइटेरिया जो है वो बेनिफिट वाला हो और आपके लिए जो है वो अप्रोप्रिएट हो तो आप ऐड होएं ग्रुप में, वरना आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सवालात हो गए, जैसे लेक्चर आ रहे हैं वो लेक्चर तो आते रहेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, ताकि आप लोग आगे पढ़ते रहें, सीखते रहें। तो ये तो कंप्लीट कर लिया हमने, ये पढ़ लिया, ये सब कुछ कर लिया, पूरा चैप्टर करा दिया, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, जितना डिटेल में जा सकता था डिटेल में गया, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं की, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि छुड़वा दी, करवाई नहीं, तमाम चीज़ें जो मैंने करवानी थी करवा दी आपको, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रह गया, कुछ ना समझ में आया तो व्हाट्सएप नंबर है, पूछ लीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं बच्चों के रिप्लाई कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर जो है वो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।